Good morning, everyone. Generate as many imaginative, creative ideas in the relatively short period of time is known as a brainstorming. तो कोई भी टॉपिक हम ले लेते हैं, उसके विषय में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। कोई भी डिस्कशन हमें करना होता है उससे पहले हम अपने ब्रेन में जो भी थॉट्स आ रहे होते हैं उसे एक सर्किल बनाकर पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही पॉइंट हम लिखते हैं। 5 पॉइंट अगर हमने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे तो इस स्टेज को ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं। मतलब हमें डिस्कशन करना, चाहे वो ग्रुप डिस्कशन हो या फिर कॉन्वर्सेशन, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन हो, तो इन दोनों ही सिचुएशंस में हम जनरली करते क्या है, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग की ज़रूरत होती है। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बोथ द थॉट्स that should continue. Actually, we have to speak in both the aspects of the life, whether it is positive or negative. So we need to understand that brainstorming is a very essential part for any creative imaginating thoughts and ideas. If we are going to discuss any issue, whether it is political, social, any of the issue actually, then we need a brainstorming within positive and negative thoughts, so we can speak on that points, because sometimes we juggle that thoughts do not come in our mind. So for that brainstorming is very essential when the thoughts does not come. So at that point of time you can make a circle and make positive and negative points for it. So I hope you must be getting all the things. You should have understand all the things whatever I'm willing to make you understand. Actually, the amount of the satisfaction and individual anticipation from a particular outcome is known as a valence. एन अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, एक सेटिस्फेक्शन जो इंडिविजुअल एंटिसिपेट करता है, जिसका पूर्वानुमान लगाता है। एंटिसिपेट्स में पूर्वानुमान लगाना, अनुमानित करना फॉर अ पर्टिकुलर आउटकम। कोई पर्टिकुलर आउटकम है और किस तरह का सेटिस्फेक्शन उस व्यक्ति को मिल रहा है। जैसे कोई प्रोडक्ट किसी व्यक्ति ने ख़रीदा, फ्रिज है, एसी है, कोई भी प्रोडक्ट है, क्या प्रोडक्टिविटी है उसकी, क्या लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की तरफ से। तो ये सभी बातें जिस लेवल का आउटकम आता है उसे वैलेंस कहते हैं। तो जो आउटकम है उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड जो है वैलेंस है। आउटकम इज़ ए नोन एज, तो जो सेटिस्फेक्शन का आउटकम आएगा और जो एंटिसिपेट किया जाएगा, जिस लेवल का एंटिसिपेशन है, पूर्वानुमान है जिस लेवल का, तो उसके लिए एक शब्द या उसके लिए एक आउटकम होता है, उसे वैलेंस कहते हैं। A personality characteristics indicating one's willingness to do whatever it takes to get one's own way is known as. तो एक अपना रास्ता, अपना तरीका, पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक, किसी की पर्सनालिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिकेट करता है, इस ओर इशारा करता है कि वंस विलिंगनेस, कि किसी की विलिंगनेस क्या है, उसकी जो मन में इच्छाएं हैं वो क्या हैं, उसकी सर्वोपरि इच्छा क्या है, वो किसके द्वारा क्लियर की जाएगी, उसको जो अपने ही वे के द्वारा, अपने द्वारा वो रास्ते जो बना रहा है, वट एवर इट टेक्स टू गेट वंस ओन वे, जो वो अपने द्वारा, अपने लिए, अपने तरीके से जो रास्ता बना रहा है, उसको क्या कहेंगे, मैकियावेलिज्म। तो मैकियावेलिज्म इसको बोलते हैं। तो इसके लिए ये वन वर्ड मैकियावेलिज्म। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको। पॉइंट टू पॉइंट डिस्क्रिप्शन, एक एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन। द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन स्पेसिफिक जॉब इज़ नोन एज। तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें स्टडी की जाती है और कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है रिलेटिंग टू एन स्पेसिफिक जॉब, किसी स्पेसिफिक जॉब के विषय में इंफॉर्मेशन रिलेट की जाती है, कलेक्ट किया जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है। तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, जॉब एनालिसिस, उसे जॉब एनालिसिस कहते हैं। तो आई होप
आपको सभी क्वेश्चंस के डिटेल डिस्क्रिप्शन बखूबी समझ में आ रहे होंगे। हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब इज टर्म्ड एज, हॉरिजेंटल एक्सपेंशन क्या है किसी जॉब का? जॉब एनरिचमेंट। हॉरिजेंटल मीन्स होता है तो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन ऑफ द जॉब, हॉरिजेंटल ये स्थिति होती है, वर्टिकल ये। तो हम समझ रहे हैं कि हॉरिजेंटल एक्सपेंशन विस्तार देना, तो इसका मतलब है कि जॉब इनरिचमेंट, जॉब का इनरिचमेंट हो रहा है, मतलब कि जॉब का एक्सपेंशन हो रहा है, जॉब को बढ़ाया जा रहा है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है, जॉब का इनरिचमेंट हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसका विस्तार हो रहा है। आई थिंक कि आपको पूरे हिंदी टर्म्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चंस कह रहा है हॉरिजेंटल एक्सपेंशन मतलब सीधी लाइन में एक तरह से विस्तार होता चला जा रहा है। तो वर्टिकल का आप देख ही रहे हैं, बारगेनिंग विच इज़ बेस्ड अपॉन द ज़ीरो सम गेम इज़ नोन एज। बारगेन माने होता है जैसे कि हम लोग मार्केट में आते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, तो उसके विषय में हम जो है कहीं भी जाते हैं तो ज़्यादातर लेडीज़ की हैबिट्स होती हैं बारगेनिंग करने की, मतलब मोल भाव करने की और पैसा कम करवाने की। तो हम बारगेनिंग करते हैं कि कुछ और कम हो जाए, शायद कुछ और डिस्काउंट मिल जाए, शायद कुछ और मिल जाए, कुछ और, इस तरह से हम बारगेनिंग करते हैं। और जब वो दुकान पर हमारा मैटर सॉर्ट आउट नहीं होता तो हम उसको छोड़कर दूसरी शॉप पर जाने लगते हैं। तो इस तरह से हम कोई प्रोडक्ट ख़रीदने जाते हैं, बारगेनिंग करते हैं, डिफरेंट मार्केट में शॉप्स पर जाकर बारगेनिंग करने की कोशिश करते हैं। बारगेनिंग बेस्ड अपॉन ज़ीरो सम गेम इज़ नोन एज। तो इसमें ज़ीरो सम गेम को किस तरह से देखा था? ज़ीरो सम गेम इज़ नोन एज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग होती है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव बारगेनिंग के नाम से जाना जाता है। आगे देख लेते हैं फाइनल लिंक ऑफ द कम्युनिकेशन। फाइनल लिंक कम्युनिकेशन का क्या होता है? प्रोसेस दैट पुट्स द मैसेज या the final link of the communication process that puts the message back into the system as check against the misunderstanding as described as a feedback loop। तो फाइनल लिंक ऑफ कम्युनिकेशन का प्रोसेस का होता है जो मैसेज को पुट करता है इनटू द सिस्टम टू चेक अगेंस्ट द मिसअंडरस्टैंडिंग एज डिस्क्राइब एज फीडबैक लूप। तो मिसअंडरस्टैंडिंग जो हुई होती है उनको चेक करने के लिए जो फीडबैक चेक किया जाता है उसको फीडबैक लूप कहते हैं। या द मैनेजरियल ग्रिड 9.1 स्टाइल टर्म कंट्री क्लब मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ग्रिड को मैनेजमेंट क्लब मैनेजमेंट भी कहा जाता है। मैनेजमेंट ग्रिड 9.1 स्टाइल इज टर्म्ड एज, तो इसको कंट्री क्लब मैनेजमेंट कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द 5S हाउसकीपिंग स्पेशलाइज। तो 5S में क्या, एस का क्या मतलब होता है? स्पेशलाइज, नॉट वन ऑफ द 5S। अच्छा नहीं है, तो देख लेते हैं इसमें से नहीं है। 5S जो आते हैं हाउसकीपिंग सिस्टम में वो उसमें से नहीं, स्पेशलाइज नहीं है। शॉर्ट है, सिस्टमाइज है, शाइन है, स्पेशलाइज नहीं है। वन ऑफ द वर्ड विच इज़ नॉट एग्जिस्ट इन 5S फाइन। Internal rate of the return method applied for the capital budgeting decision may give more than on IRR। तो कैपिटल बजटिंग डिसीज़न, तो हम देखते हैं कि कैपिटल बजटिंग डिसीज़न में आता क्या क्या है। ये मे यूज़ मोर देन 1 IRR। बेटा इज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस एंड इंडिकेट्स सिस्टमैटिक रिस्क। तो ये सिस्टमैटिक रिस्क होते हैं जिन्हें को रिलेट कर सकते हैं सिक्योरिटी एनालिसिस से। कंटेक्स्ट ऑफ द सिक्योरिटी एनालिसिस इंडिकेट्स, सिक्योरिटी एनालिसिस जो इंडिकेट्स करते हैं उसे हम सिस्टमैटिक रिस्क कहते हैं।
assuming the constant rate of the growth of the dividend, जो डिविडेंड होता है वैल्यू ऑफ द शेयर विल बी इक्वल टू, वैल्यू ऑफ द शेयर किसके इक्वल है, PO इज इक्वल टू DL अपॉन में R माइनस G। अब इन फार्मूलाज का डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर में मिलेगा, तो मैं इसे फर्दर पढ़ा दूँगी। अभी तो ये रिवीजन है आपके MCQ का, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 29 को पूछे जाने हैं, उसमें से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप इसे रिवाइज़ कर लीजिए। अगर एक बार भी आपने रिवाइज़ कर लिया है तो आप सही मार्क करके आएंगे। 100 क्वेश्चंस इसमें आपको पूछे जाएंगे और इन 100 क्वेश्चंस में बेसिकली मैनेजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। और पेपर 1 में आपको रीजनिंग, क्वांट्स और शिक्षण शास्त्र से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आएंगे और रिसर्च मैथडोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आपको आएंगे। और इसमें बेसिकली सेकंड पेपर में सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में जितने भी पूरा सिलेबस है आपका, उसमें से कहीं से कुछ भी पूछ सकते हैं। और जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैं पढ़ा रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम देने से पहले इन क्वेश्चंस को एक बार देखकर बहुत ज़रूर से एक बार ज़रूर देख लें, पढ़ लें। और अगर आपके पास ये बुक अवेलेबल है तो इस बुक से पढ़ लें, NTA UGC मैनेजमेंट 2019, या अगर ये बुक अवेलेबल है तो आप इससे पढ़ सकते हैं, रिवाइज़ कर सकते हैं इससे भी। और बाकी मेरे वीडियोस तो आपके पास हैं ही अवेलेबल, ये बुक आप देख लीजिए, शायद से होगी जितने भी मैनेजमेंट के स्टूडेंट होंगे। ट्रूमैन स्पेसिफिक सीरीज़ नंबर 1 सेलिंग है ये। तो बुक का तो खैर एडवर्टीज़मेंट हो जा रहा है, मुझे इसके एडवर्टीज़मेंट से कुछ नहीं करना, बट कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये बुक दिखाई है आपको कि इस बुक से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को। तो जिनके पास अवेलेबल नहीं है, खैर वीडियो से भी लाभ उठा सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। आपको MCQ अवेलेबल है, तो 4-5 डेज़ में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा MCQs मैं रिवाइज़ करा दूँगी। 29 को आपका पेपर है, तो सारे MCQs आप पढ़ कर जाइए, रिवाइज़ करके जाइए। एक बार भी रिवाइज़ कर लेंगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और डेफिनेटली आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। तो इसी आशा के साथ आज का सेशन में ही वाइंड अप करती हूँ। थैंक यू।